अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम जुबैर सलीम और अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज रेशियो एनालिसिस स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन। रेशियो एनालिसिस पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में कि उसने रीजनिंग के साथ आपसे पूछा है कि यार इस क्वेश्चन का हमें क्या करना चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट क्या है, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं एंड देन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही पढ़ लेनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं। सो रिक्वायरमेंट क्या है, प्लीज जरा देखें। रिक्वायरमेंट है compute QLs ratios for 2021 for comparison with 2022। सर आप लोगों ने 2021 की ईयर की रेशियोज कैलकुलेट करनी है और वो कह रहा है कि इस कैलकुलेट करें फॉर कंपैरिजन ऑफ विद 2020। अच्छी बात ये है कि 6 मार्क्स हैं खाली रेशियोज कैलकुलेट करने। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर कौन सी रेशियोज कैलकुलेट करनी है। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसने कहा है ना 2020 के साथ कंपैरिजन के लिए रेशियोज ने। तो नोट वन में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें वो भाईजान क्या कर रहे हैं, वो आप लोगों को एग्जैक्टली बता रहे हैं कि भाईजान ये रेशियोज हैं 2020 के लिए जो हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई हैं। कौन कौन सी? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, इंटरेस्ट कवर, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। वर्ड है रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। तो आपको पता है कि न्यूमरेटर में हम रिटर्न्स रखेंगे, यानी प्रॉफिट्स रखेंगे और डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे नॉन करंट एसेट्स। रेशो का नाम सजेस्ट कर रहा है कि क्या रेशो। देन क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड है। देन वी हैव नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है। फिर हमारे पास डेटर्स टर्नओवर है। डेटर्स टर्नओवर है, ये डेज में नहीं है। ओके, हमें पता है कि वर्किंग कैपिटल की रेशोज हम डेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टर्नओवर पे भी। यहाँ पे इन्वेंट्री और क्रेडिटर्स जो हैं वो डेज में चल रहे हैं और डेटर्स टर्नओवर में। तो जिस तरह रेशियोज हैं उसी तरह की बात होगी। ठीक है, जो उसने दी हुई है हम वही कैलकुलेट करेंगे। देन वी हैव एसेट टेस्ट रेशियो व्हिच इज क्विक रेशियो एज वेल। तो गाइस 8 रेशियोज हैं जो हमने 2021 के लिए कैलकुलेट करनी है और हमें 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अब एग्जामिनर बेचारा जो कमेंट्स उसने किए आफ्टर अटेम्प्ट 2022, उसने बोला कि यार लोगों से ये वाले मार्क्स भी पूरे नहीं लिए गए, यानी 1/4 ऑफ द पीपल वर नॉट एबल टू स्कोर 50% मार्क्स इन दिस एरिया। सो ये एक बहुत खतरनाक बात है जब आप रेशियोज के क्वेश्चंस कर रहे हो, आप एज ए स्टूडेंट जा रहे हो, आप पास करने के लिए जा रहे हैं। तो रेशियोज तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको तो आपको अच्छा प्रिपेयर करना चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें क्या करना है। फिर अगली बात क्या कह रहा है, वो कह रहा है कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल्स एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैनेजमेंट रिपोर्ट्स प्रोवाइड रीजंस फॉर द वेरिएशन इन द रेशियोज इन ए अबव। अब देखें बहुत क्लियरली मेंशन कर रहा है कि कीपिंग इन व्यू, नजर में रखते हुए जो फाइनेंशियल ऑपरेशन डिसीजंस एक्सट्रैक्ट हुए हैं फ्रॉम मैनेजमेंट, उनको नजर में रखते हुए रेशियोज के ऊपर बात करनी है कि उसमें वेरिएशंस क्यों आई हैं। या तो रेशियोज बड़ी होंगी या रेशियोज कम हुई होंगी एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द रीजंस। अच्छा, अब रीजन जो है ये देखें लिखी हुई है सेकंड पॉइंट में, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस टेकिंग ड्यूरिंग 2020। तो मुझे इस इन रीजंस को रिलेट करना है बी पार्ट का आंसर करते हुए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली एग्जामिनर को भी बुरा लगेगा एंड यू डोंट डिजर्व टू पास द पेपर एज वेल। सो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझ के उसको लिंक करने की कोशिश करें। तो आई वुड लिंक दिस इंफॉर्मेशन टू क्वेश्चन टू पार्ट बी जो कि 9 मार्क्स के कमेंट्स हैं जो मैंने रीजंस में देने। सो वी हैव टू पार्ट्स। पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं ताकि हमें बहुत क्लियरली पता हो कि यार हम लोगों ने करना क्या। सो देयर आर 8 रेशियोज जो हम लोगों ने 2021 के लिए कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड बच्चों, ये हमारे सामने इनकम स्टेटमेंट भी गिवन है और हमारे सामने बैलेंस शीट भी गिवन है। सो लेट्स अंडरस्टैंड जी। सबसे पहली रेशो बच्चों, उन्होंने हमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड जी कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमने कैलकुलेट कैसे करना। जीपी परसेंटेज भाइयों, ये ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। जी सर, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स। ये ले, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये आप लोगों का रेशो आ गया। 2021 के लिए अब आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। 2020 की आपको गिवन है, साथ ही आप रीजंस भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं 2021। 2020 के लिए 9.5% थी, ये नहीं थी 9.5%।
फिर मेरे बच्चों इस साल कितना है, इस साल फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट 250, ये मैंने ग्रॉस प्रॉफिट लिया यहाँ से डिवाइडेड बाय सेल्स 2150, तो आप डिवाइडेड बाय 2150 कर इनटू 100 कर दोगे, यू विल गेट 2021 की ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। ये अमाउंट आ रही है आपके पास एग्जैक्टली 11.6%। ये लें सर। अब अगर 11.6% आ रही है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि ये इंक्रीज कर रही है। ये लें। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को बाकी रेशियोज भी कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। बाकी रेशियोज भी पहले कैलकुलेट करने चाहिए। ये आप लोगों का पार्ट ए का आंसर आना चाहिए, फिर आपको रीजंस पे जाना चाहिए। बट मैंने क्योंकि क्वेश्चन को समझाना भी है, सो आई एम गोइंग टू कमेंट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। मैं कमेंट करूंगा इस पे, तसल्ली से हम बात करेंगे, देन हम अगली रेशो की तरफ जाएंगे। तो मेरा तरीका ये होगा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग क्या करेंगे, आप सबसे पहले रेशोज कैलकुलेट करेंगे, ए वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद रीजंस देंगे। मैं अब रीजन साथ साथ ही देना शुरू करूँ। ओके, अब ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने की वजह गाइस क्या हो सकती है? अब मुझे क्या पता है, मेरी बेसिक नॉलेज क्या है, प्लीज जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। मेरी बेसिक नॉलेज ये है मेरे बच्चों कि ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम सेल्स लेते हैं इसके लिए, सेल्स, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम कॉस्ट ऑफ सेल्स लेते हैं। हमें पता है सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स विल गिव मी ग्रॉस प्रॉफिट। ये है। अब जब ग्रॉस प्रॉफिट आप लोगों के पास आता है तो उसके ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने की दो ही रीजंस हो सकती हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने की दो ही रीजंस हो सकती हैं, तो वही दो रीजंस इस ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने की भी है। क्योंकि इस रेशो में ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर है, डिवाइडेड बाय सेल्स है। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर है, डिवाइडेड बाय सेल्स है, तो अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट के बढ़ने की रीजन समझनी चाहिए। अब ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने की रीजन ये है कि या तो आपने क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस बढ़ाई है, आप सेलिंग प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, इस वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया। सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली सेल्स की फ्रैक्शन बढ़ेगी और उससे जीपी बढ़ेगा। दूसरी सी रीजन ये हो सकती है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है वो कम। कॉस्ट ऑफ सेल कम होने की कई रीजन हो सकती हैं। पहला, जिन लोगों से आप, अच्छा आप कॉस्ट ऑफ सेल में आता क्या क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, परचेजेस प्लस प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस जितने भी हैं, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस। ओके, फिर माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब सर परचेजेस मतलब सप्लायर से आप चीज खरीद रहे हैं, अगर आपने सप्लायर से सस्ती चीज खरीदी है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी। तो सप्लायर से सस्ती चीजें मिलना, प्राइस कम पे करना, में भी आपने कुछ बल्क डिस्काउंट्स ले ली है, हैवी चीजें खरीदी हैं आपने, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में खरीदी है और आपको बल्क डिस्काउंट्स मिल गए, या आपका कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, इस वजह से आप लोगों को ये डिस्काउंट्स मिल गए। फिर दूसरी रीजन हो सकती है प्रोडक्शन। आपने प्रोडक्शन बहुत ज्यादा की, जब आप बच्चों प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करेंगे तो उससे होगा क्या, तो उससे टोटल कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन की जो फिक्स कॉस्ट होती है, जो कि मसलन बिल्डिंग का रेंट है, अब ये फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट का मतलब है ये रेंट इतना ही आना है, आप चाहे 2 यूनिट्स बनाए, चाहे 10, चाहे 50। लेकिन अगर आप लोग ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो जो पर यूनिट कॉस्ट है, देखो टोटल में अमाउंट फिक्स रहनी है, लेकिन जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं कि इतनी यूनिट्स बनाओ, इतनी यूनिट्स बनाओ कि जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो पर यूनिट बहुत कम आ जाए। इसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना। तो अगर आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कम आएगी पर यूनिट, और जब कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट कम आएगी तो जीपी बढ़ेगा। ये दो रीजन। अब आपने क्वेश्चन में ढूंढनी है कि क्या इन रीजंस में से कोई रीजन है। अगर क्वेश्चन में, क्योंकि वो रीजंस के ऊपर बात कर रहा है कि रीजंस पे बात करें, इसलिए वी हैव टू टॉक अबाउट दीज रीजंस। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन में रीजन है या नहीं है, लेकिन रीजन हम बाद में पढ़ेंगे ताकि हम पूरे के पूरे क्वेश्चन के साथ उसे लिंक कर सकें। अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। एज अ स्टूडेंट आप लोगों को जो चीज पता होनी चाहिए वो ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने की रीजन या तो सेलिंग प्राइस बढ़ाई है हमने, या हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो कम है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होने की वजह, सप्लायर से हमने सस्ती चीजें खरीदी हैं, उससे डिस्काउंट्स ले लिए हैं, या हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी इतनी यूनिट्स बनाई है कि जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो गई है, हमारे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कम हो गए हैं। सो इस तरह की रीजंस आपने लिखनी है। तो ये रीजंस, ओके, ये याद रखनी है आप लोगों ने। अब आ जाए यार बच्चों दूसरी रेशो पे। दूसरी रेशो जो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है दैट इज एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट परसेंटेज। ये लें
3.9% थी पिछले साल। इस साल देख लेते हैं कितने परसेंट है। लेकिन नेट प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, नेट प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, आप नेट प्रॉफिट लेते हैं, गिवन है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय सेल्स करते हैं आप लोग और इनटू 100 कर लेते हैं, ये फॉर्मूला है। ओके सर, नेट प्रॉफिट कितना है मेरे बच्चों, क्वेश्चन में 162 डिवाइडेड बाय सेल्स। इसका मतलब ये है कि मुझे करना ये चाहिए, मुझे 162 लेना चाहिए यहाँ पे, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक, शाबाश। डिवाइडेड बाय मुझे 2150 करना चाहिए, ये डिवाइडेड बाय सेल्स हो जाएगा, इनटू मैं 100 कर दूंगा, ये ले सर, ये आप लोगों के पास नेट प्रॉफिट परसेंटेज आ गई। नेट प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट करें तो इट विल गिव यू एग्जैक्टली 7.5%। ये बड़ी मजेदार आपके पास नेट प्रॉफिट परसेंटेज आ गई। कितने परसेंट परसेंटेज आई है, 7.5%। पिछले साल अगर आप गौर करो तो इट वाज 3.9%। अब अगर आप देखो तो ये नेट प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ रही है, जो कि अच्छा है कंपनी के लिए, जो फेवरेबल। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा फेवरेबल है अनफेवरेबल है, वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है रीजंस क्या है इनके बढ़ने की। बट ऑब्वियसली इट इज फेवरेबल थिंग कि आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। पहले आप 3.9% नेट प्रॉफिट कमा रहे थे हर सेल पे, हर 100 की सेल्स पे, नाउ यू आर अर्निंग 7.5 फॉर एवरी 100 रुपीज। तो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। व्हाट कुड बी द रीजन गाइस, तो आंसर बड़ा आसान है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होती है तो जीपी आता है बच्चों, और इसमें से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं तो आपके पास नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट। ये कैसे, अब आप लोगों का फार्मूले में ये नेट प्रॉफिट, तो इस नेट प्रॉफिट के बढ़ने की क्या रीजन हो सकते हैं गाइस, यहाँ पे भी दो रीजन बढ़ रहा है, क्या रीजन हो सकती है। पहला, क्या आपका क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है इस वजह से आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, सो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में इंक्रीज है, और यहाँ पे है, देखिए जरा 9.5 से 11.6% पे जाने का मतलब क्या है, देयर इज 2.1% का इंक्रीज। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट का इंक्रीज है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए नेट प्रॉफिट परसेंटेज में, क्योंकि जीपी में से एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। जो पिछले साल से जीपी ज्यादा है तो एक्सपेंसेस, आपका नेट प्रॉफिट भी ज्यादा आना चाहिए, बड़ी सिंपल सी रीजन है। तो इसका मतलब है पहली रीजन तो ये हमसे यहाँ पे भी समझ आ गई। दूसरी रीजन क्या हो सकता है कि यार जीपी में से माइनस करें एक्सपेंसेस तो नेट प्रॉफिट आ जाता है, तो एक्सपेंसेस कम होंगे ना तो फिर भी जीपी ज्यादा आएगा। सर एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस कम हुए सर, सर जितने एक्सपेंसेस, सर यहाँ पे जो जो एक्सपेंसेस आपने लिखे हुए नेट प्रॉफिट तक वो सारे कम होने चाहिए। सर ओके, इसका मतलब है हमने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया है, हमने पिछले साल से कम एक्सपेंसेस इनकर किए हैं। यही दो रीजन हो सकती हैं। अब देखते हैं जरा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं इस क्वेश्चन में। सर ग्रॉस प्रॉफिट से लेके नेट प्रॉफिट तक चेक करें जरा कौन कौन से हैं। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कम हुए होंगे, सर अदर इनकम ज्यादा हुई होगी, अगर इनकम ज्यादा हुई होगी ये वजह हो सकती है। देन वी हैव फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस को फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हुआ होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस का ताल्लुक होता है लोन से, इसका मतलब ये है कि लोन कम हुआ होगा बच्चों, यही वजह हो सकती है, और तो कोई वजह नहीं हो सकती। सो दीज टू रीजंस आर के ये इंक्रीज किया है। तो अब हम क्वेश्चन में समझेंगे कि क्या वजह हैं। उसने मेरे मुझे रीजंस दी हुई है, उसने कहा कि यहाँ पे मैंने कुछ डिस्कशंस की हुई है, प्लीज यहाँ को रेफर करना और रीजन समझाना। तो बेसिक माइंड में आपके ये बात होनी चाहिए, यानी जो बात मैंने अभी तक डिस्कस की है वो है कि आपको ये बातें, ये वाली बातें आप लोगों को वैसे ही पता होनी चाहिए, आप लोगों को याद होनी चाहिए ऑल द टाइम कि अच्छा ये रीजंस हो सकती हैं। आई होप आपको अभी याद भी हो गई होंगी। ओके सर, व्हाट्स नेक्स्ट सर, आगे क्या है सर, आगे बताएं सर। आगे देख लेते हैं कौन सी रेशो है, इंटरेस्ट कवर की रेशो है। इंटरेस्ट कवर की रेशो का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, इंटरेस्ट कवर की रेशो का फॉर्मूला होता है, इसमें आप लेते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी। यहाँ पे टैक्स तो है ही, क्वेश्चन में टैक्स नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो प्रॉफिट लेना चाहिए वो कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए। सर वो एग्जैक्टली सही कह रहे हैं सर आप, प्रॉफिट होना चाहिए इंटरेस्ट से पहले वाला, ये। तो ये दो तरीकों से आ सकते हैं इंटरेस्ट से पहले वाला प्रॉफिट, जी प्लीज बताएं। या तो 162 में 35 पहले लेस हुआ हो ऐड बैक करोगे तो ये प्रॉफिट बिफोर फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगा, एक तरीका। ज्यादा तरीका यही यूज होता है, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ अपने बच्चों को, ये देखें जरा, प्लीज जरा देखें, इंटरेस्ट से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए मुझे। तो पहला तरीका ये है कि आप पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट करते हैं,
और पीबीआईटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, 162 नेट प्रॉफिट, इसमें इंटरेस्ट जो है वो आपने ऐड बैक करा दी, तो एक अमाउंट आ जाएगी आप लोगों के पास एग्जैक्टली। ठीक हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप 250 लें ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से 93 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस माइनस करें, अदर इनकम ऐड करें, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट लेस ना करें क्योंकि आपको इंटरेस्ट से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए। फेयर इनफ। ये अमाउंट देखो दोनों सेम आ रही है, दोनों सेम आ रही है, 197 बन रही है दोनों की दोनों अमाउंट्स। फेयर इनफ। तो आप इसका मतलब है 197 लेंगे यार बच्चों, यहाँ पे डिवाइडेड बाय करेंगे आप लोग पीबीआईटी डिवाइडेड बाय फाइनेंस कॉस्ट व्हिच इज 35। सर ये काम आप लोगों ने करना है। ओके सर, आगे क्या करें सर? सर आगे कुछ नहीं करना। अब आपके पास टाइम्स में रेशो आ जाएगी, देखो यहाँ पे भी टाइम्स में 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते बच्चों। तो 2.4 थी पहले, अब कितनी आ गई है देख लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर में इट वाज 2.4 टाइम्स। अब क्या आ रही है रेशो? बड़ा आसान सा काम हो गया यार, इंटरेस्ट कवर आ रहा है 5.6 टाइम्स। ये लें सर। सर इसका मतलब क्या है सर? इसके दो ही मतलब है। आपकी ये रेशो ज्यादा होने की, रेशो पे फोकस करो जरा, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय फाइनेंस कॉस्ट, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय फाइनेंस कॉस्ट। सर इसका मतलब ये है कि या तो पीबीआईटी बढ़ा है, पहली रीजन। जब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी न्यूमरेटर किसी भी रेशो की ऊपर वाली चीज बढ़ती है तो वो रेशो बढ़ती है। या फिर क्या हुआ है, जो नीचे वाली चीज है फाइनेंस कॉस्ट, जिसे इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कहते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है लोन की वजह से, तो या तो फिर फाइनेंस कॉस्ट कम हुई है, यानी लोन्स कम हुए हैं उससे फाइनेंस कॉस्ट कम होगी। ये दो ही वजह हो सकती हैं किसी भी रेशो के बढ़ने की। तो सर इसका मतलब ये है कि ये दो रीजंस आपने क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करनी है। लेकिन अगर ये रेशो बढ़ रही है तो इसका मतलब अच्छा है, इसका मतलब आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं इंटरेस्ट के कंपैरिजन में, ट्रस्ट के मुकाबले में आपके प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है। फेयर इनफ। ओके, रीजंस में ढूंढना है हम। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों ने? नेक्स्ट रेशो है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है मेरे बच्चों, दैट इज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड में हमें लेना चाहिए, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड में हमें इन्वेंट्री डेज में इन्वेंट्री होल्डिंग में हमें इन्वेंट्री ऊपर लेनी चाहिए। हमने पढ़ा था एवरेज इन्वेंट्री लेनी चाहिए, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 करके ऊपर हमें एवरेज इन्वेंट्री लेनी चाहिए। लेकिन हमने साथ ही पढ़ा था, अगर क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने नहीं कर की जा सकती क्योंकि ओपनिंग नहीं है, तो फिर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री ले लेंगे। तो अगर आप बोर करो तो यहाँ पे सिर्फ 1 साल की बैलेंस शीट गिवन है, पिछले साल की बैलेंस शीट ही नहीं है। तो पिछले साल का मेरे पास जब बैलेंस ही नहीं है तो पिछले साल का क्लोजिंग मेरे लिए ओपनिंग बनना था। इसका मतलब आई डोंट हैव ओपनिंग बैलेंसेस। तो जब मेरे पास ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मुझे क्या करना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस नहीं लेना चाहिए, मुझे क्लोजिंग ही ले लेना चाहिए। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर हम ढूंढे तो ये हमारे पास आ रही है 440। आपके सामने बैलेंस शीट में नजर आ रही है 440 की इन्वेंट्री। ये 440 आप ऊपर लेंगे, डिवाइडेड इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड की बात हो रही है। तो यार इन्वेंट्री में डिवाइडेड बाय आप लोगों ने किससे करना है? सर डिवाइडेड बाय होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये है सर, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ पे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365, ये ये रेशो कैलकुलेट करनी है आपने। अब वैल्यूज हमारे पास है 440 इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 1900 है, तो सर फॉर्मूला लगा दें। जी सर, प्लीज बताएं जरा। 440 ये यहाँ पे लिख दिया मैंने जगह को सेव करने के लिए, डिवाइडेड बाय 1900 इनटू 365, ये लें सर। ओके, कितने डेज आ रहे हैं सर? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आ रहा है जी 84 डेज, 84.2 डेज, ये लें, ये आप लोगों के पास 84.2 डेज आ, फेयर इनफ। अब सर पिछले साल कितने इन्वेंट्री होल्डिंग डेज थे? इन्वेंट्री होल्डिंग डेज वाज 90 डेज, पिछले सालों में 90 डेज थे, ये 90.4 डेज, ये कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले आपको इन्वेंट्री होल्ड करके रखनी पड़ती थी 90 डेज, इससे पहले कि आप बेचें। अब आप लोग 84 डेज में बेच देते हैं, इसका मतलब आप जल्दी बेच रहे हैं, ज्यादा बेच रहे हैं, तो सेल्स बढ़ गई होंगी, ये वजह होगी। तो कोई वजह समझ नहीं आ रही, क्या ख्याल?
लेकिन अच्छा है, अब इन्वेंट्री कम बेचनी पड़ती है, होल्डिंग कॉस्ट कम होगी, अच्छा है। उसके ऑब्सलीट होने के चांसेस कम होते हैं, यानी खराब होने के चांसेस कम है, तो चीजें तो अच्छी है, अच्छा हो रहा है। लेकिन वजह उसने रीजंस पूछी आपसे कि क्या रीजन है, वो ये नहीं पूछ रहा अच्छा हुआ है बुरा हुआ है, दे आर आस्किंग के भाई रीजंस बता। तो सर आपने रीजंस बतानी है। तो सेल ज्यादा हुई होंगी और तो कोई वजह नहीं है, इन्वेंट्री होल्ड क्यों करनी कम करनी पड़ रही है यार, पहले तो इतने दिन ज्यादा होल्ड करके फिर बेचते थे, अब तो जल्दी बेच देते हैं, उसकी वजह सेल ज्यादा हो गई होंगी। ओके, आगे सर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इन्वेंटरी होल्डिंग डेज के बाद बच्चों, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। अब जरा गौर करना है मेरे बच्चों ने, दिस इज रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। अब आपने नॉन करंट एसेट्स के ऊपर रिटर्न लेना है, सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट्स पे। वो लोगों को लगता है ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है या रिटर्न ऑन एसेट्स है। नहीं, रिटर्न ऑन कैपिटल नॉन करंट एसेट्स है। अब ये रेशो अगर उसने मांगी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपने यही देनी है। क्या ये बात समझ लगी? जी बिल्कुल समझ लगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स? तो यूजुअली हम रिटर्न जो लेते हैं वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये लेते हैं हम रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स या ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या ऑन एसेट्स। तो रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स नॉर्मली हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं। टैक्स तो है ही नहीं, इसलिए हमें बिफोर इंटरेस्ट ले लेना चाहिए। डिवाइडेड बाय हम करते हैं नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स करेंगे, ये उसने खुद बताया, इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ये सर आपके पास आ पीबीआईटी कितना था, ये ऊपर अभी रेशो में हमने कैलकुलेट किया था, ये देखें जरा। इट वाज 197, 197 था। ओके, सो 197 आप लोग लेंगे बच्चों, 197 पीबीआईटी ये ले, डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स का जो बैलेंस आ रहा है मेरे पास वो 550 का है। हो सकता था नॉन करंट एसेट्स का ब्रेकअप गिवन होता, इंटेंजिबल्स भी होते, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी होती, तो मैं सबको इकट्ठा कर लेता। सर इसी तरह हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे रिटर्न मांग लेता, तो आप पीबीआईटी डिवाइडेड बाय सिर्फ पीपीई कर। अभी उसने फिक्स एसेट्स नॉन करंट एसेट्स में मांगा हुआ था, हम वो कर रहे हैं। फेयर इनफ। अब 197 डिवाइडेड बाय 550 इनटू 100 करेंगे आप लोग, तो यू विल गेट एग्जैक्टली कितना रिटर्न आ रहा है। तो रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स आ रहा है 35.8%। ये लें जी, ये 35.8%। ओके सर, पिछले साल का भी गिवन है जी, बिल्कुल गिवन है। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट 16.8% गिवन है। सर पिछले साल आप नॉन करंट एसेट्स पे कम रिटर्न जनरेट कर रहे थे, इस दफा आप बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। देखो दो ही रीजन हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट्स बढ़े हैं आप लोगों के, या नॉन करंट एसेट्स कम हुए हैं। तो अब क्वेश्चन में आपने ढूंढने हैं, ये रीजंस देनी है यहाँ पे। देखो एक रेशो बनाए, उस रेशो में ऊपर बढ़ने की वजह, ऊपर वाली चीज बढ़ गई है, नीचे वाली चीज कम हो गई है, यही वजह है, और तो कोई वजह नहीं बनती। तो ये दो रीजन आपने क्वेश्चन में ढूंढनी। क्या ये अच्छा हुआ है बुरा हुआ है? ऑब्वियसली अच्छा हुआ है, रिटर्न ज्यादा कमा रहे हो आप। ऐसी तमाम रेशियो जिसमें ऊपर प्री प्रॉफिट्स हैं उनका बढ़ना अच्छा है। फेयर इनफ। ओके, लेकिन अच्छा बुरा नहीं पूछ रहा वो आपसे, वो पूछ रहा है कि रीजंस क्या है। बी पार्ट में उसने हमने कहा है कि इसके साथ रिलेट करके बताओ क्वेश्चन में क्या रीजंस हैं इनके बढ़ने या कम। तो हम उन्हीं पे बात करेंगे। और एग्जामिनर को शिकवा भी है कि आपने इन चीजों पे बात नहीं की थी। ओके सर, कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट है डेटर्स टर्नओवर। अब डेटर्स टर्नओवर देखो डेज में नहीं है, डेटर्स टर्नओवर इज इन टाइम्स। तो प्लीज जरा गौर करना, डेटर्स टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डेटर्स टर्नओवर, ये लें सर। डेटर्स टर्नओवर में हमने क्या फॉर्मूला लिखना है, प्लीज जरा देखें। डेटर्स टर्नओवर, इसका फॉर्मूला होता है उल्टा करना है। वैसे तो डेटर्स होल्डिंग डेटर्स कलेक्शन पीरियड का जो होता है आपके पास फॉर्मूला, उसमें आप डेटर्स ऊपर लेते हैं डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 365 करते हैं। 365 हटा दो और इसको रिवर्स कर। इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? द फॉर्मूला शुड बी सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स। अब होना तो इन्वेंट्री एवरेज रिसीवेबल चाहिए, लेकिन अगर एवरेज रिसीवेबल ना मिले तो आप क्लोजिंग रिसीवेबल भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एवरेज रिसीवेबल कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ओके सर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर? बड़ा आसान है। सेल्स आपके पास गिवन है, ये रिसीवेबल्स यहाँ से मिल जाएंगे 350 है, ये ले। तो इसका मतलब ये है कि रेशो बनेगी 2150 डिवाइडेड बाय 350। तो ये 2150 डिवाइडेड बाय 350, इट विल गिव यू एग्जैक्टली, जी सर कितनी आ जाएंगी टाइम्स में? तो ये आ रहा है 6.1 टाइम्स, ये नहीं सर कम हुआ है।
ओके, फेयर एनफ। आगे क्या था? पिछले साल कितना था? सर पिछले साल था 7.1%, 7.3 टाइम्स। ये लें सर, 7.3 टाइम्स थे। ये लें सर। सर क्या वजह हो सकती है? खुद सोचें क्या वजह हो सकती है? सर वजह हो सकती है, क्या वजह हो सकती है? खुद बताएं, सोचें जरा क्या वजह हो सकती है? सर वजह हो सकती है या तो सेल्स बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो उल्टा कर लें सर, या तो ऊपर वाली चीज कम हुई है या नीचे वाली चीज ज्यादा हुई है। इन दो रीजन में से कोई रीजन है तो देख लेंगे हम लोग कौन सी रीजन। अगर ओवरऑल सेल्स बढ़ रही हुई तो इसका मतलब ये है कि रिसीवेबल, ये वाला रीजन तो नहीं है फिर। रिसीवेबल बढ़ रही है तो ज्यादा होने की वजह क्या है कि ऊपर वाली चीज न्यूमरेटर जिसे हम बोलते हैं इस फॉर्मूले में जो सेल्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं। इसका मतलब ये रेशो कम हो रही है तो ऊपर वाली चीज कम हो रही है, रेशो ज्यादा हो रही है तो ऊपर वाली चीज ज्यादा हो रही होगी। और जो नीचे वाली चीज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है। कम होने की रीजन क्या है कि नीचे वाली चीज बढ़ रही होगी। रेशो का ज्यादा होने की रीजन क्या है कि नीचे वाली चीज कम हो रही होगी। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला। ओके, क्वेश्चन में ढूंढना है और रीजन लिखनी है हम। अभी लिखेंगे, रिलेट करेंगे, तसल्ली से समझेंगे। ओके, और ये वाले क्वेश्चन से सेंस डेवलप करेंगे जो अगले हर क्वेश्चन में अप्लाई भी करेंगे कि ये वजह हुई होंगी। ओके, फेयर इनफ सर। अगली रेशो कैलकुलेट कर लें फिर जरा जल्दी से। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड सर 55.1 डेज। अब क्रेडिटर्स का जो फॉर्मूला है वो डेज में, तो आप भी डेज में कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब क्रेडिटर्स अगर हम लें क्रेडिटर्स की पेमेंट पीरियड, तो इसमें आप लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों? आप क्रेडिटर्स लेते हैं पेमेंट पीरियड ऊपर, क्रेडिटर्स एवरेज लेने चाहिए अगर एवरेज मिल जाए, नहीं मिल रहे तो डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स लें जो क्लोजिंग है, डिवाइडेड बाय आपने करना होता है परचेजेस। डिवाइडेड बाय क्या करना होता है आप लोगों ने? परचेजेस। परचेजेस अवेलेबल ना हो तो कॉस्ट ऑफ सेल भी हो सकता है। ये कॉस्ट ऑफ सेल इनटू 365 क्योंकि हम डेज में कैलकुलेट कर। अब मेरे बच्चों क्रेडिटर्स मेरे पास हैं। कितने क्रेडिटर्स हैं सर? ये देखें जरा। क्रेडिटर्स हैं मेरे पास क्वेश्चन में, ये क्रेडिटर्स हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स लेने होते हैं आपने 150 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल 1900। ठीक है सर, 150 और 1900 सर। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? 150 डिवाइडेड बाय 1900 इंटू 365, ये आप लोग कैलकुलेट करेंगे। यू विल गेट एग्जैक्टली 28.8 डेज। लें सर, अब 28 दिन में पे करना शुरू हो गए, यानी ऑन एवरेज आप क्रेडिटर से 28 दिन का उधार लेते हैं। 28 दिन बाद 28 4 या 8 मतलब 29 डेज में वापस कर देते हैं। फिर अगर हम पिछले साल देखें तो पिछले साल में ये हम काम कर रहे थे 55.1 डेज में, ये कम हुआ है। 55.1 डेज में ये हम कर रहे थे, ये कम हुआ है। कम होने की वजह खुद सोचें, खुद सोचें, खुद सोचें। सर अभी तो आपने बताया कम होने की रीजंस क्या हो सकती हैं? सर ये चीज कम हुई है सर, और ये चीज ज्यादा हुई है, ये दो ही वजह हो सकती हैं। फेयर इनफ सर। तो क्वेश्चन में अगर कॉस्ट ऑफ सेल ओवरऑल कम हो रही है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट से अंदाजा हो जाएगा ना यहाँ से। ग्रॉस प्रॉफिट में दो ही वजह होती है ना कम ज्यादा होने की। तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल कम हो रही है तो फिर आप कॉस्ट ऑफ सेल कम होना दोबारा नहीं लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे कि यहाँ बढ़ रही होगी, आपने क्वेश्चन से एग्जैक्ट रीजन ढूंढनी है। ठीक हो गया? तो यानी आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। पहले आप कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो रही है, आगे चल के आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही होगी। ये रीजन नहीं लिख, ऐसे नहीं लिखना। क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऊपर आपने कहा कॉस्ट ऑफ सेल कम हो रही है, तो यहाँ पे भी कम ही हो रही है, तो रीजन क्रेडिटर्स का कम होना ही हो सकता है। आई होप आप क्लियर है। ओके, तो अब इसका कम होने की दो ही वजह हो सकती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है ऊपर वाली चीज, यानी ऊपर वाली चीज बढ़ रही है तो रेशो बढ़ रही होगी, ऊपर वाली चीज कम हो रही है तो रेशो भी कम हो रही होगी, और नीचे वाली चीज उल्टी कर रही है तो ये रेशो देखो कम हो रही है ना, तो मैंने इसको उल्टा किया, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है। ये दो रीजंस हो सकती हैं। क्वेश्चन से हमने ट्रेस करना है, सो यू हैव टू ट्रेस इट फ्रॉम क्वेश्चन। ये बात एग्जामिनर ने बार बार लिखी है कि लोग रिलेट नहीं कर पा रहे थे, लोगों ने रिलेट नहीं किया। मैंने क्लियरली कहा था कि उसकी रेशोज में उसके जो ऑपरेशनल और डिसीजंस लिए गए हैं उसके साथ रिलेट करें आप अपनी रेशोज। सो यू हैव टू डू दिस। आप ये काम नहीं करेंगे कि रिक्वायरमेंट को गौर से नहीं पढ़ेंगे और यानी दगड़ दगड़ लगा लेंगे, दगड़ दगड़ नहीं लगानी जो। ओके, ओके सर, डन है। आगे बढ़े सर। आखिरी चीज है एसेट टेस्ट रेशो। एसेट टेस्ट रेशो बहुत ही आसान सी रेशो है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आप करंट एसेट्स लेते हैं, करंट एसेट्स में, ये करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं बस।
और अगर प्री पेमेंट हो तो वो भी माइनस कर देते हैं। अगर कोई प्री पेमेंट हो तो वो भी माइनस कर देते हैं। डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सर इससे टेस्ट रेशो ये है। देख लेते हैं सर। करंट एसेट्स में प्री पेमेंट अगर हुई तो वो भी माइनस हो जाएगी, नहीं है सर। तो ये देखें 1539 के टोटल एसेट्स समझो, ये टोटल एसेट्स 1539 के टोटल एसेट्स हैं, ये बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए आप लोग सिर्फ क्या करें, ट्रेड डेटर्स ले लें, ट्रेड डेटर्स, फिर आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ले लें और ये कैश इन बैंक ले लें, तीनों को इकट्ठा कर लें। या जितने भी टोटल करंट एसेट्स आ रहे हैं इनका टोटल इधर गिवन होना चाहिए था, आप टोटल कर लें, उसमें से ये इन्वेंट्री माइनस कर लें 440, या ये तीन इकट्ठे कर लें। इन तीनों को मैंने जब इकट्ठा किया तो ये मेरे पास आ रहे हैं एग्जैक्टली 549। तो मैंने क्या किया, 549 ले लिए यहाँ पे, 549 सर, ये देखें जरा 549, ये रेशो सर 549 आ गया सर। ये करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का टोटल देख लेते हैं, गिवन है नहीं गिवन, तो 150 प्लस 70 प्लस 50, इन तीनों को इकट्ठा करें। 150 प्लस 70 प्लस 50, तो 170, 150 प्लस 70 प्लस 50 इट विल गिव यू 270। तो 270 आ रहा है। ये देखें लोन का कुछ हिस्सा ऊपर से नीचे आया हुआ है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी शॉर्ट टर्म में आई हुई है क्योंकि वो पे होने वाली है। तो क्या 270 ये आ गया सर, तो ये 270 आया, टाइम्स में ये रेशो निकलती है, उसने भी टाइम्स में दी हुई है, तो यार ये रेशो इस दफा आ रही है 2.03 टाइम्स। बहुत अच्छी रेशो है। हम इसमें कहते हैं आइडियल जो है वो 2 रेशो नहीं है, 1 है। तो ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स हुई है। वजह क्या होगी, ऊपर वाली चीजें बड़ी है, इन्वेंट्री के अलावा करंट एसेट्स में इंक्रीज आया होगा और करंट लायबिलिटीज में डिक्रीज होगा। लास्ट टाइम ये रेशो थी 2020 में, लेट मी चेक, 4.9। तो इसके बढ़ने की वजह 2 ही होंगी, ऊपर वाली चीज ज्यादा हुई है और नीचे वाली चीज कम हुई है। तो करंट एसेट्स में पता चल जाएगा क्यों इंक्रीज आया। सर ये आप लोगों के पास टाइम्स में रेशोज आ। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द रीजंस, और ये आप लोग का बी पार्ट था। ओके सर, डन है सर, प्लीज बताएं जरा रीजंस। आप लोग रिलेट करेंगे, हर रेशो के साथ आपने रिलेट करना है कि सर ये इधर भी फिट बैठता है, इधर भी फिट बैठता है, इधर भी फिट बैठता है। ओके, आप लोग रिलेट करेंगे, मेरे साथ साथ हैं आप लोग, साथ साथ होना, गुड। अब जरा बात को समझते हैं। पहली रीजन, वो कह रहा है क्यूएल, जरा और करना, और करना, मैं रीजन आइडेंटिफाई करूंगा, देन फिर मैं आप लोगों के सामने स्टैंडर्ड आंसर ले जाऊंगा। QL renewed a large contract with customers. Customers के साथ आपने renew किए नए contracts. Fair enough. In the renewed contract, extended credit terms were given to the customers. आपने ज्यादा उधार दिए है, क्रेडिट टर्म्स एक्सटेंड कर दी आपने, यानी ज्यादा लंबे लंबे उधार देना शुरू कर दी। मुझे बताएं, जब आप ज्यादा लंबे लंबे उधार देना शुरू कर देंगे तो जो आप लोगों के डेटर्स हैं वो ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे या कम होना शुरू हो जाएंगे पिछले साल से? सर डेटर्स ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। जब डेटर्स ज्यादा होंगे तो डेटर्स वाली रेशो पे इम्पैक्ट तो आएगा। ये देखें जरा, ये डेटर्स टर्नओवर वाली रेशो में आप लिखेंगे कि एक्स्ट्रा क्रेडिट टर्म्स देने से डेटर्स बढ़े हैं और ये रेशो कम हुई है। ये पॉइंट इधर लिंक कर देना आप लोगों को। ओके सर, ऐसे करना था जी। लेकिन एक बात और जो समझने वाली थी, जब ज्यादा उधार देंगे तो सेल्स भी तो ज्यादा होंगी। जब आप ज्यादा 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 उधार देंगे तो सेल्स तो बढ़ेंगे। क्या ख्याल है? मैं पहले उधार देता था कम, अब मैं उधार ज्यादा देना शुरू हो गया, तो जो ज्यादा उधार वाले थे वो भी मेरे पास आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मेरी सेल्स बढ़ी होंगी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ओके सर, बात तो सही है, आपकी सेल्स तो बढ़ी होंगी आप लोगों की। ओके, आगे, अ मेजर सप्लायर एग्रीड टू रिड्यूस द प्राइस बाय 10%। वो एग्री कर गए हैं कि मुझे प्राइस कम देंगे ऑन द कंडीशन ऑफ कैश परचेज ओनली। सर यानी उन्होंने मुझे क्या दिया, आप 10% डिस्काउंट ले हमसे, लेकिन भाई उधार नहीं देंगे, पेबल नहीं होगा क्रिएट। अब इसका मतलब ये है कि पेबल कम हुआ आपका, उधार पे चीजें नहीं खरीदनी आप, पेबल कम हुआ आपका, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पेबल कम होने के साथ साथ आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गई। तो दो जगह रिलेट करेंगे आप, कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ गया, वो हम रीजन डिस्कस कर चुके हैं, आप ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हो गया होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट में आपने रीजन लिखनी है कि कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई है, सेल्स बढ़ी, हो सकता है आपने प्राइस भी ज्यादा चार्ज की हो, लेकिन ये प्राइस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है इसलिए आप नहीं बात करेंगे। फेयर इनफ।
तो जीपी बढ़ने की वजह भी पता चल गई। सप्लायर कम हुए हैं, सप्लायर कम हुए हैं, यानी क्रेडिटर्स कम हुए हैं। क्यों कम हुए हैं सर? क्योंकि आप सारी कैश परचेजेस कर रहे हैं, उधार पे खरीदोगे तो क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। तो जो क्रेडिटर्स वाली रेशो है उसमें देखें क्रेडिटर्स कम होने वाली कोई रीजन हमने ढूंढी थी। ये देखें, क्रेडिटर्स कम, पेमेंट कम होने का मतलब क्योंकि आप कैश परचेजेस कर रहे हैं, क्योंकि हम डिस्काउंट ले रहे हैं और हम कैश परचेजेस पे शिफ्ट कर गए हैं सिर्फ 10% डिस्काउंट लेने के लिए। इस वजह से ये पेबल पीरियड्स कम आ रहा है। जब उधारी कम लोगे तो पेबल पीरियड कम आएगा। फेयर इनफ सर, क्रेडिटर्स कम हुए। आगे सर चलें, आगे चलें सर। आगे ये तो ज़रा समझ आ रही हैं चीज़ें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आपने अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप करनी है। ओके। फिर सर, फिर आगे इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल डिमांड्स वर मेट बाय मेकिंग अ शेयर इश्यू। सर आपने शेयर्स इश्यू किए हैं सर। शेयर इश्यू से आपकी इक्विटी बढ़ी। ठीक हो गया। अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल डिमांड्स का मतलब ये है कि आपने ज़्यादा सेल्स करनी है ना, ऊपर हमने बड़े लार्ज लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स कस्टमर्स के साथ किए हैं। ठीक है? सेल्स बढ़ानी है आपने। तो जब सेल्स बढ़ानी है तो आपको इन्वेंटरी ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। आप लोगों ने उधार ज़्यादा देना शुरू कर दिया तो रिसीवेबल को भी आप लोग उधार दे रहे हैं तो पैसा तो अपनी जेब से लगा रहे हैं ना चीज़ें खरीदने पे। तो इसका मतलब ये है कि आपको पैसा ज़्यादा चाहिए तो आपने शेयर इश्यू कर दी। A part of the proceeds from the issue were also used to prepay a significant portion of long-term loan. Loans कम हुए हैं, तो बच्चों जब लोन कम होंगे तो इंटरेस्ट कम होगा, उससे आपका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो एक तो नेट प्रॉफिट में रीजन पता चल गई मुझे कि नेट प्रॉफिट बढ़ने की एक मेजर रीजन क्या है। हमने बात की थी कि हमारे एक्सपेंसेस कम हुए हैं, तो हमारा कौन सा कम प्रॉफिट कम एक्सपेंस कम हुआ है? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कम हुए हैं ड्यू टू लोन रीपेमेंट्स। ये पॉइंट इधर लिखना है। फिर ये वाली रेशो में देखें फाइनेंस कॉस्ट कम हुई होगी तो ये ऑब्वियसली रेशो बढ़ेगी, तो दूसरी रीजन ये है। तो यहाँ पे दोनों रीजन है, प्रॉफिट्स भी बढ़ गए और आपकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी कम हो गई। तो इस तरह आपने रिलेट करना है रीजंस के साथ। अगर रीजंस ना गिवन हो तो आपने थ्योरेटिकली सोचना है कि ये हुआ होगा, ये हुआ होगा। इस तरह इस क्वेश्चन से बड़ी अच्छी सेंस डेवलप करके आगे बढ़ना। ओके सर, फेयर इनफ सर। आगे रीजंस पे आए सर, आए आए रीजन पे आए। QL disposed of its main warehouse, non-current asset बेच दिया in the last month for the year at a gain of 25 million। उससे गेन आया तो इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ी तो प्रॉफिट्स बढ़ गए। तो गेन किधर गया? पीएनएल में जाता है। जब भी कोई एसेट बेचते हो आप गेन लॉस पीएनएल में जाता है। तो गेन पीएनएल में गया, गेन पीएनएल में गया, नेट प्रॉफिट बढ़ गया। नेट प्रॉफिट बढ़ गया तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज रेशियोज बढ़ गई। तो फिर एक रीजन ये भी है नेट प्रॉफिट बढ़ने की। द सेल प्रोसीड्स आर टेम्परेरी इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और जितने एसेट बेचने से पैसा आया था वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, तो उससे आपकी जो करंट रेशियो है, ये वाली करंट रेशियो किधर गई? करंट रेशियो आ जा भी, करंट रेशियो ये एसेट टेस्ट रेशियो, ये आपके करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। क्योंकि वो पैसा आपने इधर इन्वेस्ट कर दिया था इन्वेस्टमेंट्स में, उससे ये रेशियो बढ़ गई। सर इस तरह आप लोगों ने ये रिलेट करना था। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप लोग इसके आंसर को एक दफा रीड करेंगे और यहाँ से एक बहुत अच्छी सेंस डेवलप करेंगे कि हमने करना क्या था। मैं भी आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूँ। आप क्या कीजिएगा, इसके एक दफा रीड करके यहाँ से बहुत अच्छी सेंस डेवलप करके किसी अगले क्वेश्चन पे जाना है। ऐसे नहीं जाएंगे आप आगे। ओके बच्चों, तो कहानी क्या है जी? कहानी ये है कि आपके सामने आंसर आ चुका है। तो आप करेंगे क्या? आप इसको एक दफा रीड करें, इसको बहुत अच्छे तरीके से और एक सेंस डेवलप करें। इसको रीड करें, आंखें बंद करें और सोचें कौन सी रेशोज थी, उनमें क्या रीजंस थी। इस पे फिर आप लोगों ने 30 मिनट्स, यू हैव टू स्पेंड अ गुड 30 मिनट्स ओवर दिस क्वेश्चन। यू हैव टू स्लीप ओवर दिस क्वेश्चन। इसका मतलब ये होता है कि बुक साइड पे रख के सोचें इस क्वेश्चन के बारे में, आंखें बंद करके सोचें। इसका ये मतलब है यू हैव टू स्लीप ओवर दिस क्वेश्चन। इज दैट ओके? आई होप आप क्लियर हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।